प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भारतीय आश्रम की करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 19 और 20 जून के कुछ महत्वपूर्ण समसामयिकी के प्रश्नों पर अपने चर्चा करेंगे। हाल ही में अपने 18 जून को भारतीय तेज धावक मिल्खा सिंह जी का निधन हो गया है। उन्हीं की कही हुई एक बात कहना चाहूंगा, हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अजम हमारा भी हिस्सा है जिंदगी बनाने में। तो हमारा भी हिस्सा है जिंदगी बनाने में। तो इसी के साथ सबसे पहले अपने चर्चा करेंगे मिल्खा सिंह जी के बारे में। तो पहला प्रश्न अपना है, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक है द रेस ऑफ माई लाइफ, इसके लेखक कौन है? अपने पास ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, दूसरा ऑप्शन है साइना नेहवाल, तीसरा है कपिल देव और चौथा है मिल्खा सिंह। इसका सही आंसर होगा मिल्खा सिंह। चलिए अपने अब बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की पुस्तक के बारे में कि इनकी कौन सी पुस्तक थी जो अगर अपने देखें ऑटोबायोग्राफी के रूप में, तो इनकी कौन सी थी? तो इनकी थी प्लेइंग इट माई वे। कौन सी है? प्लेइंग इट माई वे। दूसरा ऑप्शन अपना था साइना नेहवाल। तो साइना नेहवाल की भी एक पुस्तक है, ऑटोबायोग्राफी है, वो है प्लेइंग टू विन। कौन सी है? प्लेइंग टू विन। अब अगर अपने बात करें कपिल देव के बारे में, तो इनकी भी एक ऑटोबायोग्राफी है, पुस्तक है। अगर उसके बारे में बात करें तो वो है स्ट्रेंथ फ्रॉम दी हार्ट। कौन सी है? स्ट्रेंथ फ्रॉम दी हार्ट। तो ये तीन लोगों के बारे में अपने चर्चा की, तीन चर्चित जो फेमस जो प्रसिद्ध लोग हैं उनके बारे में चर्चा की, जिनमें सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे, साइना नेहवाल प्लेइंग टू विन, कपिल देव की पुस्तक है स्ट्रेंथ फ्रॉम दी हार्ट। तो ये तीन जो व्यक्ति हैं इनके बारे में अपने चर्चा की, इनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में। चलिए अपने बात करते हैं मिल्खा सिंह जी के बारे में। जो मिल्खा सिंह जी की जो पुस्तक है ये वर्ष 2013 में प्रकाशित हुई थी। कब? 2013 में प्रकाशित हुई। इन्हें उड़न सिख के नाम से भी जाना जाता है। ये जो उपनाम है पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे? अयूब खान। इन्होंने इनको ये नाम दिया था। कौन सा नाम दिया था? उड़न सिख नाम दिया था। अब इनके बारे में, करियर के बारे में अगर अपने बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम कब हुए थे? 1958 के अंदर। तो 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था और कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले ये भारतीय पहले एथलीट थे। अगर बात करें अपने एशियन गेम में की, तो यहां पर भी इन्होंने 4 स्वर्ण पदक हासिल किए। इसके अलावा नेशनल गेम्स में भी इन्होंने 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक विजेता ये रहे हैं। इसके अलावा अगर अपने बात करें इनके बारे में, तो 1959 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। और पद्मश्री अपने को पता है भारत का एक सर्वोच्च सम्मान है। अगर इनके बारे में बात करें तो इन पे एक फिल्म भी बन चुकी है, भाग मिल्खा भाग। कौन सी है? भाग मिल्खा भाग। इसके निर्देशक डायरेक्टर हैं राकेश ओम प्रकाश मेहरा। कौन है डायरेक्टर? राकेश ओम प्रकाश मेहरा। और मिल्खा सिंह का किरदार निभाने वाले एक्टर इसमें कलाकार हैं फरहान अख्तर। कौन है? फरहान अख्तर हैं। चलिए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है अपना, हाल ही में चर्चित सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा है केरल, चौथा है आंध्र प्रदेश। यहां मैप में आप देख रहे हैं कि ये भारत का जो पश्चिमी तटवर्ती भाग है, यहां पर ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है केरल। तो चलिए बात करते हैं सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। तो देखिए ये केरल में है और ये कासरकोड से लेकर तिरुवनंतपुरम तक ये 11 जिलों को कवर करेगा। ये एक सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है। चलिए बात करते हैं अपने सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। यह एक सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है और यह केरल राज्य के उत्तरी छोर कासरकोड को राज्य के दक्षिणी छोर तिरुवनंतपुरम को जोड़ेगा। जो कितने जिलों से गुजरेगा? जो उसके 11 जिलों से गुजरेगा। और
इसकी लागत है वो 63,940 करोड़ रुपए रही है। ठीक है, तो लागत इसकी क्या रहेगी? 63,940 करोड़ रुपए, और ये 11 जिलों से गुजरेगा, और प्रोजेक्ट पूर्ण होने का जो लक्ष्य है वह वर्ष 2025 रखा गया है। कब रखा गया है? वर्ष 2025 रखा गया है। और इसका जो क्रियान्वयन है वो किस एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, केरल के रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका शॉर्ट नाम क्या है? केरेल। अब ये केरेल है क्या? केरेल केरल सरकार और रेल मंत्रालय का संयुक्त उपक्रम है। ये संयुक्त एक लिमिटेड कंपनी इन्होंने बनाई है, और इस कॉर्पोरेशन ये क्या करेगा? सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का जो काम है वो ये देखेगा। और कब लक्ष्य रखा गया? 2025, और इस कॉरिडोर की लंबाई है वो रखी गई है 529.45 किलोमीटर 45। ठीक है, तो ये लगभग अगर अपन देखें तो 529 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये था सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय लोथल, जो हेरिटेज, जो मेरीटाइम जो हेरिटेज जो संग्रहालय बनाया जा रहा है वो गुजरात में कहां बनाया जा रहा है? किस देश की सहायता से बनाया जा रहा है? एक तो लोथल में बनाया जा रहा है, दूसरा जो ये म्यूजियम बनाया जा रहा है, जो मेरीटाइम म्यूजियम है, वो किस देश की सहायता से बनाया जा रहा है? पहला ऑप्शन है पुर्तगाल, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी, और चौथा है अपने पास फ्रांस। तो इसका सही आंसर होगा पुर्तगाल। पुर्तगाल की सहायता से गुजरात के लोथल में मेरीटाइम म्यूजियम बनाया जा रहा है, और उसी म्यूजियम के तहत क्या है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है लोथल, उसको क्या है, उसका विकास किया जाएगा, उसको प्रमोट किया जाएगा। अब अगर अपने बात करें लोथल के बारे में, लोथल एक सिंधु घाटी सभ्यता एक महत्वपूर्ण स्थल है। कहां पर है? गुजरात में है। और दूसरा एक फैक्ट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये किस नदी के किनारे है? तो ये लोथल भोगवा नदी के किनारे है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ लोथल से प्राप्त साक्ष्यों के बारे में। तो इसका उत्खनन 1957 में एस.आर. राव के द्वारा किया गया। ठीक है, 1957 में एस.आर. राव के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया, उसमें साक्ष्य मिले हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी, जो बेसिक हिस्ट्री के प्रश्न है उनमें, कि यहाँ पर एक गोदी या बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। ठीक है, यहाँ एक गोदाम मिला है, इसके अलावा पत्थर के मोतियों का निर्माण की कार्यशाला भी मिली है, और यहाँ पर अग्नि वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। इसी के साथ में जो सिंधु घाटी सभ्यता में अपने पढ़ते हैं कालीबंगा में भी क्या है? अग्नि वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर अपने को अग्नि कुंड के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। इसके अलावा चावल की भूसी के भी साक्ष्य यहाँ से अपने को मिलते हैं। तो ये था लोथल के बारे में और मेरीटाइम म्यूजियम के बारे में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारा निम्न में से किस संस्था के सहयोग से बनाया जा रहा है? ऑप्शन है अपने पास एशियाई विकास बैंक, दूसरा है विश्व बैंक, तीसरा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। कब की गई थी? 1966 में। ये एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, क्षेत्रीय विकास संगठन है। अब बात यह है कि एशियाई विकास बैंक, क्या इसमें सभी देश जो शामिल हैं वो एशिया के हैं? नहीं, बाहर के देश भी शामिल है, इसलिए ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा है, अगर अपने बात करें इसके मुख्यालय की, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है फिलीपींस में। कहां पर? फिलीपींस में। ठीक है, फिलीपींस में। अब अगर अपने बात करें विश्व बैंक के बारे में, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1944 में की गई थी। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी स्थापना कब की गई थी? 1944 में की गई थी। जो विश्व बैंक है इसके अंदर क्या है? 5 अंतरराष्ट्रीय बैंकों के जो संस्थान हैं, जो पांच मुख्य अंतरराष्ट्रीय संस्थान हैं, उनको शामिल किया हुआ है, और उन्हीं को मिलाकर क्या बनाया था? विश्व बैंक बनाया था। और अगर अपने बात करें, दोनों का सन क्या सेम है? 1944 में स्थापना हुई, और दोनों का जो मुख्यालय है वो भी कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी कहां पर? यूएसए में। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इनका मुख्यालय है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष विभिन्न देशों को क्या करता है?
लोन उपलब्ध करवाता है, ऋण उपलब्ध करवाता है, तो उसका एक आधार है जिसे बोला जाता है एसडीआर। इसका दर का आधार है, ऋण देने की जो दर है उसका आधार है एक, जिसे क्या कहा जाता है, एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स इसमें क्या है, इसमें 5 अंतरराष्ट्रीय मुद्राएं हैं, उनको शामिल किया गया है, उन्हीं में आपको लोन मिलता है। 5 मुद्राएं कौन कौन सी है? सबसे पहले अपने आती है यूएस डॉलर। कौन सी आती है? यूएस डॉलर। दूसरा आता है यूरोप का यूरो। यूरोप की कौन सी है? यूरो। तीसरी अपने पास आती है ब्रिटेन की पाउंड। कौन है? ब्रिटेन की कौन सी मुद्रा है? पाउंड। चौथी अपने पास जापान की आती है येन। चौथी जो इसमें मुद्रा शामिल है जापान की येन। अब 5वीं रहती है वो है चाइना की रेनिम्बी। चाइना की रेनिम्बी, ठीक है। तो ये अपने 5 जो मुद्राएं हैं वो शामिल है एसडीआर के अंदर। अब अपने बात करते हैं चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे के बारे में। तो यह पूर्वी तटीय आर्थिक गलियारे का हिस्सा है, जो पश्चिम बंगाल से कन्याकुमारी तक जो एक पूर्वी गलियारा, जो तटीय आर्थिक गलियारा है जो अपने बनाया जा रहा है सागरमाला योजना के तहत, तो उसका एक भाग है। इस कॉरिडोर के लिए एडीबी द्वारा, एशियन विकास बैंक के द्वारा 484 मिलियन डॉलर राशि क्या स्वीकृत की गई है। कितनी? 484 मिलियन डॉलर। और यह परियोजना इसके प्रभाव क्षेत्रों में 590 किलोमीटर राज्य राजमार्गों को भी अपग्रेड करेगा। जो राजमार्ग हैं उनको भी अपग्रेड करेगा। और यह परियोजना तमिलनाडु राजमार्ग और लघु बंदरगाह विभाग की योजना क्षमता जो है उसको भी विकसित करेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पीएम कुसुम योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन हेतु, दूसरा ऑप्शन है महिला कौशल विकास हेतु, तीसरा ऑप्शन है कृषि कार्य में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन हेतु, चौथा ऑप्शन है गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता हेतु। इसका सही आंसर होगा कृषि कार्य में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन हेतु। चलिए बात करते हैं पीएम कुसुम योजना के बारे में। अब ये पीएम कुसुम योजना क्या है? कुसुम क्या एक शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान। देखिए कुसुम, किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, ठीक है। तो कुसुम योजना है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, ये योजना है। ये बजट 2018-19 में घोषणा की गई थी, प्रारंभ की गई थी। और यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करेगी। किसके अंतर्गत? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत सरकार किसानों को अपनी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। किस तरीके से? इस योजना के तहत सरकार अगले 10 वर्षों में 28,250 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता उत्पन्न करने के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। कितने? 1.4 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। और अब अपने देखते हैं इसका की फीचर, सब्सिडी किस तरीके से प्रदान की जाएगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी कुल लागत, जितनी भी लागत आएगी सौर ऊर्जा प्लांट जो संयंत्र आप लगाओगे उसकी लागत आएगी, उसमें 60% सरकार और 30% बैंक से आपको ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। 60% सरकार देगी, 30% बैंक से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। अब भाई 10% रह गया, वो कौन भुगतेगा? वो भुगतेगा किसान स्वयं, कि किसानों को केवल 10% राशि ही खुद वहन करनी पड़ेगी। अब मान लो प्लांट लगाने के बाद बंजर भूमि पर प्लांट लगाया, तो उससे अगर ज्यादा विद्युत उत्पादन होता है तो जो डिस्कॉम कंपनियां हैं, जो बिजली वितरण कंपनियां हैं, इनको भी बेची जा सकती है, ये भी इसमें प्रावधान है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसैनिक बल का प्रथम संयुक्त अभ्यास इन एवनाफोर कहां आयोजित किया गया? एवनाफोर जो है वो कहां पर आयोजित किया गया? ऑप्शन है ओमान की खाड़ी, दूसरा है अरब सागर, तीसरा है अदन की खाड़ी, चौथा है फारस की खाड़ी।
तो इसका सही आंसर है अदन की खाड़ी। पहले तो अपने ये देखेंगे कि भैया ओमान की खाड़ी कहां है, अरब सागर कहां है, अदन की खाड़ी कहां है, फारस की खाड़ी कहां है। तो चारों के बारे में अपने देखेंगे मैप के अंदर। सबसे पहले अगर अपने देखें तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है लाल सागर। कौन सा? लाल सागर। कैसा सागर है? लाल सागर है। फिर अपने देखें, अपने जो आंसर था कौन सा? अदन की खाड़ी। अब जो अदन की खाड़ी है वो कहां पर है? लाल सागर के पास में यहां पर है अदन की खाड़ी। कौन सी? अदन की खाड़ी। अब अपने सामने ये क्वेश्चन है कि तो फारस की खाड़ी कौन सी है? पर्शियन ऑफ गल्फ। पर्शियन ऑफ गल्फ है यहां पर। जो पर्शियन ऑफ गल्फ है कहां पर? ईरान, सऊदी अरेबिया, ठीक है, यूएई, इनके बीच में बहरीन, ठीक है, ये सीमा लगाते हैं। यहां पर है फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी। अब रहता है अपना ओमान की खाड़ी, जो हुर्मुज जल संधि के कारण क्या है, ये फेमस रहा था ओमान की खाड़ी। यहां पर है ओमान की खाड़ी, जो ओमान के पास स्थित है, ओमान की खाड़ी। अब अरब सागर कहां है? भारत के पश्चिमी जो समुद्री भाग है वहां पर क्या है? अरब सागर। पूर्व में कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। तो ये अपने देखा कि लाल सागर कहां है, अदन की खाड़ी कहां है, फारस की खाड़ी कहां है, ओमान की खाड़ी कहां है। अब अपने बात करते हैं अदन की खाड़ी। और अगर अपने देखें उनमें जो युद्धाभ्यास हुआ है वो कहां पर हुआ था? तो 18 और 19 जून 2021 को यह जो अभ्यास है 4 नौसेनाओं के बीच 5 युद्धपोतों ने हिस्सा लिया था। 4 सेनाएं थी और 5 युद्धपोत थे। उनमें पहला इतालवी था, IETS कैराबिनेरे। हालांकि इतना रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने को ऑप्शन से पता चल जाता है अगर क्वेश्चन आता है तो। स्पेनिश IAPS नेवेरा। और फ्रांसीसी थे FS टोनेरे और FS सोरकुर्फ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भारतीय जो युद्धपोत था वो कौन सा था? वो था त्रिकंद। कौन सा था? भारतीय जहाज त्रिकंद। ठीक है, तो ये पढ़ा आपने। जो अदन की खाड़ी है वहां पर जो युद्धाभ्यास हुआ था उसके बारे में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित शब्द मिराई तोवा और सोमाइटी किससे संबंधित है? तो भैया यहां पर 2 शब्द हैं, मिराई तोवा और सोमाइटी। ये है क्या? ऑप्शन है अपने पास। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है एंटी टैंक मिसाइल, टोक्यो ओलंपिक शुभंकर, नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह। चौथा ऑप्शन है आधुनिक चिकित्सा सेवा रोबोट। तो इसका सही आंसर होगा टोक्यो ओलंपिक शुभंकर। टोक्यो में जो ओलंपिक होने जा रहे हैं वहां के शुभंकर है। ये 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में टोक्यो में, जापान में होने जा रहे हैं ओलंपिक। और सबसे पहले जो ओलंपिक है वो 1896 में एथेंस से प्रारंभ हुए थे। और अगर अपने बात करें जो मेजबान देश है टोक्यो ओलंपिक 2021 का, वो है टोक्यो, जापान में। नाम से पता चल रहा है ओलंपिक का। ठीक है, तो ये अपने देखा। अब अपने देखते हैं कि यहां पर अपने पढ़ा कि जो मिराई तोवा सोमाइटी है वो क्या? शुभंकर है। अगर अपने बात करें जो मिराई तोवा है और सोमाइटी है, इनके भी कोड है कहां पर? जापान में। ये क्यों, किस आधार पर इन्होंने नाम रखा? जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि पीछे शुभंकरों की आपको फोटो दिखाई दे रही है। ये मिराई तोवा है और एक जो है अपना सोमाइटी है। सोमाइटी है शक्तिशाली, एक तो चेरी का जो पौधा है वहां पर एक है ना चेरी का पौधा है, उसके आधार पर इसका नाम रखा सोमाइटी। जो क्या इसको एक बलशाली शब्द के रूप में भी प्रयोग किया जाता है जापान के अंदर। और दूसरा मिराई तोवा, जो मिराई तोवा है ये भी एक शक्तिशाली होने के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये 2 शब्द जापान ने यूज किए हैं, मिराई तोवा और सोमाइटी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन अपने पास कोफी अन्नान, बान की मून, एंटोनियो गुटेरेस और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा एंटोनियो गुतेरेस। और जो एंटोनियो गुतेरेस है ये दूसरी बार क्या है? महासचिव बनने जा रहे हैं। ये भी 2 बार रहे हैं, कोफी अन्नान भी 2 बार रहे हैं। अब इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है? अपने को पता है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें एक अंग है उसका सुरक्षा परिषद।
जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, उसकी सिफारिश पर महासभा द्वारा प्रतिवर्ष नहीं, सॉरी, 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? महासभा के द्वारा। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर कौन नियुक्ति करता है? महासभा नियुक्ति करती है 5 वर्ष के लिए। तो एंटोनियो गुतरेस है, इनसे पहले बान की मून रही हैं, बान की मून से पहले कोफी अनान रही हैं। ठीक है, तो ये अपने पढ़ा महासचिव के बारे में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक हासिल हुई है? ऑप्शन है 135वां, 130वां, 150वां या 91वां। 91 जो रैंक है वो प्राप्त हुई है। तो इनमें से जो अपना सही आंसर है वो ये है, 135वीं जो रैंक है वो भारत को प्राप्त हुई है वैश्विक शांति सूचकांक में। चलिए बात करते हैं अपने वैश्विक शांति सूचकांक के बारे में। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 ये 15वां संस्करण था और इसमें 163 देशों को शामिल किया जाता है, उनमें से रैंक निकाली जाती है। अब इसको जारी कौन करता है? यह ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा। कौन सा है? एक ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा ये जारी की जाती है। और यह 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों, इंडिकेटर कितने हैं? 23 है इसके इंडिकेटर। और ये इंडिकेटर है 23 है जो 3 सब्जेक्ट पर आधारित है, 3 विषयों पर आधारित है। पहला, समाज में बचाव और सुरक्षा का स्तर, कि समाज के अंदर बचाव और सुरक्षा कैसी है। दूसरा, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संघर्ष का प्रसार, कि घर के अंदर अंतरराष्ट्रीय संघर्ष तो नहीं चल रहा देश का। तीसरा है सैन्यीकरण का स्तर, कि उनकी जो सैन्य शक्ति है वो कितनी है। तो इसके आधार पर क्या है, रैंक निकाली जाती है। वर्ष 2008 से लगातार शीर्ष स्थान पर कौन रह रहा है? आइसलैंड। आइसलैंड क्या शीर्ष स्थान पर है, सबसे शांतिपूर्ण देश है। उसके बाद आता है न्यूजीलैंड, उसके बाद पुर्तगाल। तो 3 ये प्रमुख शांतिपूर्ण देश है। अब सबसे कम शांतिपूर्ण देशों में अगर अपने बात करें तो सबसे नीचे नाम आता है अफगानिस्तान का, उसके बाद में सीरिया का, उसके बाद में इराक और फिर उसके बाद में दक्षिणी सूडान। तो सबसे अंत में आता है अफगानिस्तान ही आता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न और अपना अंतिम प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकी को माइक्रोसॉफ्ट ने अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? डायरेक्टर नियुक्त किया है। किसे किया है? ऑप्शन है सुंदर पिचई, सत्या नडेला, अनुपमा नडेला और स्टीव बोमर। इसका सही आंसर है सत्या नडेला। हालांकि ये ऑलरेडी सीईओ थे माइक्रोसॉफ्ट के, इन्हें भी हाल ही में क्या है, चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, सुंदर पिचई किसके सीईओ है? गूगल के सीईओ है। अनुपमा नडेला सत्या नडेला जी की वाइफ है। स्टीव बोमर है, वे सत्या नडेला से पहले क्या है, रहे हुए हैं सीईओ इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। तो चलिए अपने चलते हैं अपने अंतिम एक अंतरराष्ट्रीय जो अपने योग दिवस मनाएंगे कल, जो 21 जून है, उसमें अगर अपने देखें तो अंतरराष्ट्रीय जो योग दिवस है वो कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व योग दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 2014 में घोषणा की गई थी। जो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा क्या है, ये एक प्रयास किया गया था। और फिर क्या, दिसंबर 2014 में महासभा द्वारा घोषणा कर दी गई। और इसी के चलते क्या हुआ, 21 जून 2015 को प्रथम विश्व योग दिवस मनाया गया। प्रथम योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून 2015 को। और वर्ष 2021 की जो थीम क्या है, जो योग दिवस की वो थीम है, स्वास्थ्य के लिए योगा, योगा फॉर वेल बीइंग, योगा फॉर वेल बीइंग। तो 21 जून को अपने सभी घर पर स्वस्थ रहें, इसी के लिए क्या करेंगे, अपने योग करेंगे। तो योग जरूर करें। तो इसी के साथ अपना जो समसामयिक का जो करंट अफेयर्स की जो क्लास थी वो अपनी कंप्लीट होती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।